हाय स्टूडेंट। मैं सुंदरपाल ब्रॉड, बॉटनी लेक्चरर। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हमने पिछला जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर ओव्यूल के जो टाइप्स थे उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन जिसको बोलते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया है जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है। उस डायग्राम को देख करके मेगास्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस को आप आसानी से समझ सकते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स हैं, इन वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए, साथ में जो पीडीएफ डाली जा रही हैं उनको भी पढ़िए, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ताकि असाइनमेंट जो दिया जा रहा है उसके क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से दे करके मुझे उत्तर इसको अच्छी तरह से दें। तो आज का जो टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम है उसको देखिए आप। इसके अंदर ए बी सी डी ई और एफ ये क्रम से एक मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस को दर्शाया गया है। देखिए जो ए डायग्राम है उसके अंदर आपको वहाँ से स्टार्ट करते हैं और एफ तक लेकर के जाएंगे तो लास्ट में एक कोई क्रियाशील गुरु बीजाणु जो है उसका निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस होती कैसे है? मेगास्पोरोजेनेसिस है ना, उस प्रोसेस के अंतर्गत सबसे पहले जो है बीजाणु जनन में बीजांड की डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले जो न्यूक्लियस हैं वो एक छोटा जो है अंडाकार या गोलाकार आउटर ग्रोथ के रूप में प्लासेंटा पर विकसित होता है। ये तो हम जानते हैं। इस अवस्था में क्या होती है, इसकी सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक जैसी होती हैं, अविभेदित होती हैं, जैसे ए डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सभी प्रकार की कोशिकाएं कैसी हैं? समरूपी हैं, अविभेदित हैं, और प्लासेंटा पर जो विकसित होता है उसको हमने दर्शाया गया ए डायग्राम में। न्यूक्लियस के भीतर अधिचरम के नीचे, अब बी डायग्राम है उस पर ध्यान दीजिए, जो न्यूक्लियस के भीतर हैं एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित कोई सी भी कोशिका आकार में वृद्धि करके और अपने स्पष्ट केंद्र की उपस्थिति में अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, उस कोशिका को कहते हैं आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल। बी जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल जो बनी है वो एपिडर्मिस जो दिखाई दे रही है ए में, एपिडर्मिस के नीचे कोई सी भी कोशिका अन्य कोशिकाओं से, और वो किसकी है? न्यूक्लियस के भीतर अधिचरम में उपस्थित कोई सी भी एक अधिचरमी कोशिका आकार में यदि बड़ी हो गई तो बड़ी होने के बाद वो अन्य कोशिकाओं से अलग दिखेंगी, विभेदित हो जाती है, अन्य कोशिकाओं से अलग दिखती है। इस प्रकार की कोशिका जो बनी उस कोशिका को क्या कहते हैं? आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल कहते हैं। ये आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल है ना, उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका जो है वो अधिचरम के ठीक नीचे उपस्थित हो गई और एक कोशिका जो है वो अंदर की तरफ बनती है। जो अधिचरम की तरफ बनती है कोशिका उसे कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो अंदर की तरफ सेल बनती है उसे कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, यानी कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। आप सी डायग्राम में देखिए इसको कि ये बी में जो आर्किस्पोरियल बनी थी उसके पेरिक्लाइनल डिवीजन से दो प्रकार की सेल्स बन गई, एक जो अधिचरम के जस्ट नीचे बनी प्राइमरी पैराइटल सेल और जो अंदर की तरफ बनी वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण हो गया। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल है उसकी क्रियाशीलता से जो न्यूक्लियस हैं उसकी सेल्स का निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या होता है? खाद्य पदार्थों का संग्रह हो जाएगा। और यदि प्राइमरी जो पैराइटल सेल हैं वो कोशिकाएं 2 से 5 बार विभाजित करके अविभेदित रह जाती हैं, यदि 2 से 5 बार विभाजित करे और फिर आगे विभाजन न करे तो ये बीजांड जो बनेगा वो बनेगा ट्यूनिन्यूक्लिएट टाइप का। और यदि सेल में निरंतर विभाजन करके न्यूक्लियस की जो कई परतें बन जाए, न्यूक्लियस की कई परतें बन जाए
तो उसको बीजांड को हम क्या कहेंगे, क्रेसिन्यूक्लिएटेड बीजांड। ये हमने पहले पढ़ा था, ट्यूनिन्यूक्लिएटेड और क्रेसिन्यूक्लिएटेड बीजांड कि एक दो परत होती है तो उसको हम क्या कह देंगे, ट्यूनिन्यूक्लिएटेड, और जब ज़्यादा परतें होंगी तो उसे क्या कह देंगे, क्रेसिन्यूक्लिएटेड बीजांड। ये किससे बनता है, प्राइमरी जो भित्ति की कोशिकाएं हैं उस कोशिकाओं के अंदर डिवीजन होता है तब बनता है। अब जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो बिना विभाजन के ही डायरेक्ट जो हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये देखिए डी के अंदर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी सी डायग्राम में, उसके अंदर कोई विभाजन नहीं होता, बिना विभाजन के ही प्रत्यक्ष रूप से एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में रूपांतरित हो गई। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में रूपांतरित होती है ना, यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन से क्या करेगी, 4 अगुणित, ये देखो डायग्राम ई में अर्धसूत्री विभाजन से ये कोशिका 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ई में दिखाई दे रहा है 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये चारों गुरु बीजाणु जो होते हैं ना वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब आपको पीछे का एक वीडियो याद आ रहा होगा कि गुरु बीजाणु जिस तरह से व्यवस्थित होते हैं उससे अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम बनता है, और सिस्टम बनने के बाद जो क्रम जो है उसके आधार पर उसकी व्यवस्था हो जाती है। अब ये जो गुरु बीजाणु है ना, इस प्रकार का एक जो रेखीय रूप से व्यवस्थित हो गए तो उसको हम क्या कह देंगे, रेखीय चतुष्क कह देंगे। तो कहने का मतलब इस समय क्या बन गया, एक रेखीय चतुष्क बन गया, किसका, गुरु बीजाणुओं का। और गुरु बीजाणु कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, और किससे बने हैं, स्पोर मदर सेल जो हैं उससे बने हैं, एक जो स्पोर मदर सेल है उससे बने हैं। अब जो गुरु बीजाणु है ना, गुरु बीजाणुओं के निर्माण के साथ ही जो इंटेग्यूमेंट का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। गुरु बीजाणुओं के निर्माण के साथ ही इंटेग्यूमेंट यानी कि अध्यावरण, अब देखिए ई के अंदर अध्यावरण दिखाई दे रहे हैं, अध्यावरण के अंदर बाईटैगमेंट का अध्यावरण आपको दिखाई दे रहा है। पीछे की वीडियो में हमने बताया था जो है टैगमेंट जो है अध्यावरण के आधार पर इंटेग्यूमेंट जो कितने प्रकार के जो बाईटैगमिक है, यूनिटैगमिक है, ऐसे। तो कहने का मतलब जब ये चतुष्क बनेगा ना, गुरु बीजाणुओं के निर्माण के साथ ही अध्यावरण का निर्माण इसके ऊपर शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर की तरफ आंतरिक अध्यावरण का निर्माण होगा, फिर बाहर की तरफ बाहरी अध्यावरण का निर्माण होता है। इस प्रकार दोनों अध्यावरणों का निर्माण होने के साथ ही बीजांड की संरचना स्पष्ट हो जाती है। अब देखो नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट और 3 जो नष्ट हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये कंप्लीट बन गया बीजांड। अब चतुष्क के अंदर आपको यहाँ चतुष्क के अंदर 4 दिख रहे थे, ये 4 एन टाइप की मेगास्पोर, और यहाँ पर दिख रहा है 1। इसके बारे में क्या है कि चतुष्क के जो 4 बीजाणु होते हैं ना, उन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु जो होते हैं जो बीजांड द्वार की ओर होते हैं, 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार की ओर माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं, ये 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अन्य एक जो गुरु बीजाणु रहा जो चिलेजा की ओर है, एक जो गुरु बीजाणु रहा जो चिलेजा की ओर था, जो एकदम भित्ति के पास था, चिलेजा की ओर था, वो गुरु बीजाणु जो होता है वह क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। तो अंत में यह गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया, एक ओव्यूल कंप्लीट, और कंप्लीट के ओव्यूल के अंदर एक गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। इस प्रकार एक गुरु बीजाणु का निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। अधिकांश जो एंजियोस्पर्म जो है ना, कुछ स्पेशल पॉइंट्स इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अधिकांश जो एंजियोस्पर्म है ना, जैसे कैप्सिला वगैरह हैं, उनके अंदर गुरु बीजाणु जो होते हैं ना रेखीय चतुष्क के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी कि रेखीय चतुष्क ही पाया जाएगा उसके अंदर। जैसे अभी हमने चर्चा की थी ना कि जो चतुष्क जो हैं वो कैसे होंगे, ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर गुरु बीजाणु रेखीय क्रम में ही व्यवस्थित पाए जाते हैं। कुछ जो हैं जो जैसे प्लांट्स कुछ हैं उसमें टी सेप्ट्स भी पाए जा सकते हैं, परंतु एंजियोस्पर्म के अंदर जो होते हैं ना
जो समद्वीप पार्श्व तथा क्रोशित प्रकार के बीजाणु कभी नहीं पाए जाते। एंजियोस्पर्म के अंदर समद्वीप पार्श्व और जो क्रोशित रूप हैं वो कभी नहीं पाए जाते। ज़्यादातर कैसे पाए जाएंगे, रेखीय पाए जाएंगे। कोई एक दो अपवाद जो हैं वो जरूर आपको मिलेंगे कि जो टी सेप्ट के अंदर सेप्ट जो है उसके अंदर पाए जाएंगे। तो इस प्रकार जो है एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। जो बेलेनोफोरा जो है ना, उसके अंदर बीजांड द्वारी गुरु बीजाणु क्रियाशील रह जाता है। जैसे यहाँ पर जो गुरु बीजाणु था ना वो चिलेजा वाला था, लेकिन जो बेलेनोफोरा जो प्लांट्स हैं और ओइनोफोरा जो प्लांट है, ये दो प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर जो गुरु बीजाणु जो होता है ना वो माइक्रोपाइल वाला जो गुरु बीजाणु है वो क्रियाशील रह जाता है। ये थोड़ा सा अपवाद है। और केजुरेना जो प्लांट्स हैं उसके अंदर या तो चतुष्क के चारों गुरु बीजाणु ही या कोई भी एक गुरु बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण करेगा, या तो चारों करेंगे या कोई एक जो है केजुरेना पादप है उसमें या तो चतुष्क के चारों गुरु बीजाणु या कोई भी एक गुरु बीजाणु जो है क्रियाशील गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है। तो ये जो प्रोसेस थी ये क्या थी, ये गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस थी। इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। डायग्राम आप जब भी जहाँ एग्जाम में आप बनाइए ऐसे बनाइए, जैसे ए में दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस न्यूसिलस दिखाई दे रहा है। एपिडर्मिस की सारी कोशिकाएं पहले अविभेदित थी, फिर उसके बाद उसमें विभेदन, एक कोशिका जो थी उसमें विभेदन आया, उस कोशिका को आर्कियोस्पोरेनियल कहा, उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन आए, फिर उसके बाद पेरिक्लाइनल डिवीजन से दो कोशिकाएं बनी, भित्ति के पास बनी उसको पेराइटल कह दिया, जो अंदर की तरफ बनी उसको क्या कह दिया, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कह दिया। प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल थी उसके अंदर कोई डिवीजन हुआ नहीं, उसमें रूपांतरण हो गया। रूपांतरण होते ही उस कोशिका को हमने क्या कह दिया, मेगास्पोर मदर सेल यानी कि एमएमसी कह दिया। वो जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर फिर अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो चार जो हैं हैप्लॉइड जो हैं गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो गया। और जो चार हैप्लॉइड गुरु बीजाणु थे उसमें जो चिलेजा वाला था भित्ति की तरफ था उसमें तो क्या हो गया, वो तो क्रियाशील रहा, और जो माइक्रोपाइल की तरफ था वो जो तीनों थे वो नष्ट हो गए। और अंत में एफ जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु लिए हुए एक कंप्लीट ओव्यूल का डायग्राम है। आपको ज़रूर ये चीज़ समझ में आई होगी। एक दो बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भाई बहन जो पढ़ रहे हैं, अन्य कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं, उनको भी ये शेयर कीजिए और अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।